हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में मौर्योत्तर काल से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देख लिया था, और जो आज हम वीडियो लेकर के आए हैं उसमें हम गुप्त काल से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो गुप्त काल में जैसा कि गुप्त काल की जो स्थापना की थी श्रीगुप्त ने की थी, उसके बाद इसका महान शासक हुआ, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद उसके वंशज जो थे स्कंदगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त, ठीक है, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। तो इन सब चीज़ों को हम आज के वीडियो में ऐड करने वाले हैं, इन सब से बनने वाले क्वेश्चनों को। तो आप लोग जुड़िएगा क्लास में। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। किसने? श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। उसके बाद इनका पुत्र था घटोत्कच, वो राजा बना। ठीक है, ये राजा बना, लेकिन ये ज़्यादा प्रतापी शासक नहीं सिद्ध हुए। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की। ठीक है, महाराज की। ओके, अगर बात करें गुप्त वंश के जो प्रतापी शासक हुए, तो उसमें से जो सबसे प्रतापी शासक थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। इनका जो शासन काल था ये जो है 319 में गद्दी पर बैठे। ठीक है, 319 ईस्वी में। और उसके बाद इनका शासन 319 ईस्वी से 355 ईस्वी तक रहा। ठीक है, किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का। ओके, और उसके बाद इन्होंने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को गद्दी पर बैठाकर इन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है, और ये जंगल चले गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जैसा कि देखने को मिल रहा है कि किसने गुप्त संवत की स्थापना की थी, तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की स्थापना की थी। ओके, अब चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो यह 319 में राजा बना, और इसने महाराजा, ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ठीक है, ओके, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया, इसकी जो पत्नी थी कुमार देवी, ठीक है, कुमार देवी इसकी पत्नी थी। तो उसका जो है, जो इसने सोने के सिक्के चलवाए थे, सोने के सिक्के जो इसने चलवाए थे, उसमें एक तरफ कुमार देवी और दूसरी तरफ अपनी खुद की जो है तस्वीरों का अंकन करवाया था। ठीक है, तो एक तरफ खुद ये अपनी मतलब चंद्रगुप्त की थी, चंद्रगुप्त, और दूसरा जो पल्ला था उसमें कुमार देवी जो इसकी पत्नी थी, लिच्छवी की वो राजकुमारी थी। ठीक है, और नाम क्या था? कुमार देवी। ठीक, कुमार देवी उसका नाम था। ओके, समझ में आया ना ये? तो इसने 319 ईस्वी में यह राजा बना था और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, और जो है इसके सोने के सिक्कों में इसके वाइफ और इसके खुद की तस्वीरों का अंकन था। इनकी जो पत्नी थी वो लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में मिलता है? तो इलाहाबाद में किसका उल्लेख मिलता है? समुद्रगुप्त का। ओके, बात कर लेते हैं इसके शासनकाल की। तो यह इसके पिता जैसा कि चंद्रगुप्त प्रथम थे, तो उनके बाद यह राजा कब बना? तो समुद्रगुप्त जो था
समुद्रगुप्त, इनके पिता इनको 355 ईस्वी में राजा बना करके संन्यास ले लिए। ठीक है, तो ये 355 ईस्वी से इन्होंने 375 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है ना। समुद्रगुप्त जो है वीणा बजाता था। ठीक है, वीणा बजाता था समुद्रगुप्त। ठीक है, और समुद्रगुप्त के काल में ही जो है कला शैली का विकास हुआ। और समुद्रगुप्त जो है, अगर बात करें, समुद्रगुप्त को कविराज की भी उपाधि मिली थी। ठीक है ना, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि मिली। और यह अपने आप को क्या मानता था? पृथ्व्या प्रथम वीर। ठीक है, प्रथम वीर। ये चीज इसने अपने आप को कब घोषित किया? इसने करवाया था एक यज्ञ। ठीक है, क्या करवाया इसने एक यज्ञ करवाया, और उसके बाद जब यज्ञ सफल हो गया तो इसने अपने आप को कौन सी उपाधि दी? पृथ्व्या प्रथम वीर, कि मैं पृथ्वी का प्रथम वीर हूँ। ठीक है, तो ये चीज था समुद्रगुप्त से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे भारत का नेपोलियन कहा गया? तो ये समुद्रगुप्त ही थे जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? तो समुद्रगुप्त को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समुद्रगुप्त को किसकी उपाधि दी गई थी? जैसा कि अभी हमने बताया कि समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और इसको भारत का नेपोलियन भी कहा गया था। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आगे क्या होता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, किस अभिलेख पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति खुदी हुई है? तो इलाहाबाद अभिलेख पर इसकी प्रशस्ति खुदी हुई है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, किसने विक्रम संवत की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रम संवत की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को देख लेते हैं, ये कौन था। ठीक है, अब चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, चंद्रगुप्त प्रथम, ये 319 से 355 तक रहे। ठीक है, शासनकाल में। उसके बाद जो इनके पुत्र हुए उनका नाम था स्कंदगुप्त। ठीक है, सॉरी समुद्रगुप्त नाम था। ठीक है, स्कंदगुप्त यहाँ नहीं आएगा। इनका नाम क्या था? समुद्रगुप्त। फिर उसके बाद 355 से 375 तक किसने शासन किया? समुद्रगुप्त ने। उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद कौन आए? इनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इनका शासनकाल जो था 375 से 415। ठीक है, 415 ईस्वी तक था। सॉरी, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी तक। ठीक है, क्या हुआ कि जो समुद्रगुप्त का लड़का था, इनका जो है बड़ा वाला लड़का, उसका नाम था रामगुप्त। ठीक है, जिनका बड़ा बेटा था उसका नाम था रामगुप्त। ठीक है, तो रामगुप्त था, तो शकों ने क्या किया कि आक्रमण करके रामगुप्त को पराजित कर दिया। ठीक है, रामगुप्त को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और जो इनकी, अब रामगुप्त जब पराजित हो गए तो वह इनको, मतलब रामगुप्त अपने जिनकी पत्नी थी इनको शकों को देने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय जब शासन पे आए, इन्होंने शकों को हराया, और जो रामगुप्त की पत्नी थी उनसे, विधवा जो पत्नी थी उनसे विवाह कर लिया। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ये जो है युद्धों से ज़्यादा ये क्या करते थे कि वैवाहिक संबंध बना करके इन्होंने अपने राज्य का अच्छा खासा विस्तार किया था। ठीक है, अगर कोई राज्य है वहाँ अपने जैसे पुत्री का विवाह कर दिया और अच्छे
मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए दूसरे राज्य से, ठीक है। तो ये कौन करता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही फाहयान भारत आया था 399 ईस्वी में। कब? 399 ईस्वी में फाहयान भारत आया था। गुप्तों में किसके शासनकाल को कला एवं साहित्य का स्वर्ण माना जाता है? ठीक है, तो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के शासनकाल को ही माना जाता है, ठीक है। चलो इसमें तो बता ही चुके हैं समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे, ठीक है। चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे और सोने के सिक्के को क्या कहते थे? सिक्के को दिनार कहते थे और तांबे को, मतलब तांबे के सिक्के को मासक, ठीक है। तांबे के सिक्के को मासक कहते थे, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? जैसा कि अभी बताया, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? दीनार। अगला क्वेश्चन, किसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता था? तो जो विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसे ही ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त ने बनवाया था, ठीक है। कुमारगुप्त अगर बात किया जाए, कुमारगुप्त किनके पुत्र थे? तो कुमारगुप्त जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे, ठीक है। इनका शासनकाल जो था कब से कब तक था? तो इनका शासनकाल था 415 से लेकर के 400, ठीक है, 415 से लेकर 455 तक, ओके। ये कुमारगुप्त का शासनकाल था और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। किसने? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त के बाद क्या हुआ कि कुमारगुप्त के बाद इनके लड़के जो थे स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त ये गद्दी पे बैठे और इन्होंने शासन किया 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक, ठीक है। चलो बाकी आगे देखते हैं। कौन गुप्त वंश का अंतिम शासक था? हाँ, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था वो विष्णुगुप्त तृतीय थे, ठीक है। विष्णुगुप्त तृतीय, जैसा कि अभी बता ही रहे थे, जो स्कंदगुप्त हुए, स्कंदगुप्त, ठीक है। इन्हीं के बाद इनके जो पुत्र थे विष्णुगुप्त थे। इनका शासनकाल जैसा कि अभी आपने देखा 455 से 467 तक था। उसके बाद विष्णुगुप्त जो है राजा बने और विष्णुगुप्त के बाद क्या हुआ कि गुप्त वंश का अंत हो गया, ओके। गुप्त वंश का क्या हुआ? अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस काल में शतरंज का उद्भव हुआ था? जो शतरंज आज के टाइम पे हम लोग खेल रहे हैं तो वो गुप्त काल की देन है, ठीक है। गुप्त काल में इसका जो है उद्भव हुआ था। अगर गुप्त काल की बात करें तो जैसे जीरो की जो खोज हुई थी जिसे आर्यभट्ट ने की थी, तो वो भी गुप्त काल की ही देन है, ठीक है। गुप्त काल में जीरो की खोज हुई थी। और अगर बात करें सुश्रुत, जो सुश्रुत थे ना, तो वो भी गुप्त काल में थे और किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है। तो वहाँ पे
सुश्रुत जो है थे। अगर बात करें गुप्त शासक किस धर्म के अनुयायी थे, किस धर्म के, तो ये ना बौद्ध धर्म को मानते थे, न जैन धर्म को मानते थे, न आजीवक थे, ये क्या थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। आगे एक क्वेश्चन मिल जाता है कि बौद्ध भिक्षु जो था वसुबंधु, उसको किसने किसने संरक्षक दिया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, जो बौद्ध भिक्षु था, ये पूछ लेता है, बौद्ध भिक्षु जो बौद्ध भिक्षु जो है वसुबंधु, ठीक है, वसुबंधु को किस गुप्त वंश के शासक ने पनाह दी थी। ठीक है, वंश के शासक ने पनाह दी थी, तो यही पूछ लेता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाने जाते थे। ठीक है, आयुर्विज्ञान के लिए कौन जाने जाते थे, सुश्रुत। ठीक है, चरक तो गुप्त काल से संबंधित है ना, ये कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के यहाँ थे चरक, और कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, तो इसका संबंध इससे है नहीं। वराह मिहिर भोज की बात करें तो ये तो गुप्त वंश से ही थे, और ये किसके उसमें थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, नवरत्नों में से एक। कालिदास भी इसी के यहाँ थे, किसके, चंद्रगुप्त के यहाँ, कालिदास। कालिदास किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वराहमिहिर भोज की अगर बात करें तो ये खगोल विज्ञान शास्त्री थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुप्त काल के ईरण अभिलेख से किस प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। तो जो गुप्त काल का ईरण अभिलेख था उसमें सती प्रथा के साक्ष्य मिले, यानी इसमें जो है स्त्रियां सती हो जाती थी। ठीक है, सती प्रथा का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन था। अगर कोई स्त्री का पति जो है उसकी जो डेथ हो गई है तो उसके बाद क्या करती थी, उनकी जो वाइफ होती थी वो अपने पति को लेकर के अग्नि में समाहित हो जाती थी। ठीक है, यानी सती हो जाती थी। ओके, चलो अगला, गुप्तकालीन भीतर गांव का मंदिर कहाँ स्थित है। अगर हम गुप्तकालीन भीतर गांव के मंदिर की बात करें तो वह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और यह उस टाइम पे पक्की ईंटों का बनवाया गया था। ठीक है ना, कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, पक्की ईंटों से बनवाया गया था उस समय पे। ठीक है, पक्की ईंटों से बना है, से बना मंदिर। ओके, तो दोस्तों ये रहे आज के सभी क्वेश्चन जो गुप्त काल से बनने वाले थे, जैसा कि हम लोगों ने बता दिया। अगर एक बार और बोल के बताएं तो देख लीजिएगा, श्रीगुप्त जो था तो उसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। उसके बाद उसका पुत्र जो था घटोत्कच वो राजा बना। उसके बाद अगर प्रतापी शासक की बात करें तो 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम बना। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो है अपने राज्य को, अपने जो पुत्र था उसको शासन मतलब गद्दी पे बैठा दिया 355 ईसा पूर्व में। 355 ईसा पूर्व में फिर जब स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा तो उसने 375 ईसा पूर्व तक शासन किया, और उसके बाद उसने जो उसका पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय शासन पे बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगर हम लोग बात करें तो उनके जो पुत्र हुए चंद्रगुप्त द्वितीय के, वो थे कुमारगुप्त, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उन्होंने वो जो है 375 ईस्वी के बाद, ठीक है, 415 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठे और 415 से 455 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद अगर बात करें कि
कुमार उसके क्या बोलते हैं, इनके जो लड़का थे उनके बाद जो है स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा। ठीक है, स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी पूर्व तक गद्दी पर बैठे रहे। उसके बाद अगर अंतिम शासक की बात करें तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त तृतीय था। ठीक है, उसके बाद गुप्त काल का हो जाता है अंत। ठीक है, अंत हो जाता है। तो जब गुप्त काल का अंत हो जाता है उसके बाद कुछ जो क्वेश्चन थे इनके जो है प्रशासनिक व्यवस्था से बनने वाले या इनकी जो है प्रथाएं थी उससे बनने वाले, वो क्वेश्चन सारे करा दिए गए हैं। अगली वीडियो हम लेकर आएंगे गुप्तोत्तर काल से। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिएगा। धन्यवाद।